ऐ जिंदगी तुझसे कुछ नहीं चाहिए और जो चाहिए वो तू दे भी नहीं सकती। ऐ जिंदगी तुझसे कुछ नहीं चाहिए और जो चाहिए वो तू दे भी नहीं सकती। और मैंने अगर ठान लिया तो कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, मेरे हौसलों से पंगा तो ले भी नहीं सकती। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आज उसी कड़ी में मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला में हम लोग बंगाल इत्यादि यानी भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों के दूसरे पार्ट को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। और बंगाल में कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, इससे पिछली कक्षाओं में हम लोग महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में जान चुके हैं। किस प्रकार से महाराष्ट्र में प्लेग कमिश्नर हत्याकांड हुआ और भी जो भी आंदोलन हुए, अभिनव भारत का निर्माण हुआ, मित्र मेला का निर्माण हुआ, है ना, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में हम लोगों ने जाना, बाल कृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर के बारे में जाना। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट में क्लिक करें, लिंक वहाँ आपको सारा चीज़ का मिल जाएगा। आप जाकर पिछली वीडियोस को देखें और अच्छा से नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दें, है ना। आज आइए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के इस कड़ी में बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों को जानते हैं कि किस प्रकार से बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुए। तो आइए जानते हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों के जो प्रणेता कहे जाते हैं, आमतौर पर पूरे भारत में जो एक तरह से क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रणेता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, वो तो बाल गंगाधर तिलक है ही, लेकिन बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलनों के जनक कहे जाते हैं दोस्तों, वो अरविंद घोष को कहा जाता है। अब थोड़ा सा अरविंद घोष के बारे में चर्चा कर ले। मैंने पिछली वीडियोस में भी किया है अरविंद घोष के बारे में चर्चा, तो अरविंद घोष के बारे में अगर चर्चा कर ले थोड़ा सा, तो अरविंद घोष के बारे में आप जानिएगा कि जब अलीपुर बम कांड हुआ, अलीपुर बम कांड हुआ, पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है, अलीपुर बम कांड हुआ, तो उस अलीपुर बम कांड के बाद इनको अंग्रेजों से इतना ज़्यादा डर हो गया, इनको अंग्रेजों से एक तरह से इतना ज़्यादा भय हो गया कि इन्होंने बोला कि ना पप्पा, अब क्रांतिकारी आंदोलनों में हमको नहीं रहना है, हम संन्यास धारण कर रहे हैं। याद रखिएगा, है ना, कि वो कौन सा क्रांतिकारी था जिसने संन्यास क्रांतिकारी राह को छोड़कर, रास्ते को छोड़कर संन्यास का राह अपनाया, तो वो अरविंद घोष ही पहले थे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ये क्या किए कि यहाँ से लिए, यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांधे बंगाल से और सीधा चल गए पांडिचेरी। पांडिचेरी में इन्होंने ऑरोविल आश्रम का निर्माण किया और वहीं से एक पत्रिका बराबर निकाला करते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके द्वारा जो ऑरोविल आश्रम से पत्रिका निकाली जाती थी उसका नाम था कर्मयोगिनी। बड़ा इंपॉर्टेंट, उसका नाम क्या था दोस्तों? कर्मयोगिनी नाम था इसका नाम, इस पत्रिका का नाम जो निकाला जाता था। अब देखिए कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत उस समय से हो जाती है। ये बंगाल देखिए, आज का जो बंगाल हम जो बता रहे हैं आपको, इस बंगाल में आज किस किस चीज़ को आप शामिल कीजिएगा? एक तो आज का वर्तमान पश्चिम बंगाल, नो डाउट। दूसरा आपका आज का बांग्लादेश, तीसरा आज का उड़ीसा, चौथा आज का झारखंड, पांचवा आज का बिहार। ये लगभग 5 क्षेत्र उस समय पूरे बंगाल में सम्मिलित थे। बंगाल इन 5 क्षेत्रों को मिलाकर कहा जाता था। और बंगाल की बात करें तो सबसे बेहतरीन यहाँ पर जानना है कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत हमारे बिहार से हुई दोस्तों, मुजफ्फरपुर बम कांड से हुई। क्या था ये मुजफ्फरपुर बम कांड? ध्यान से समझिएगा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज अधिकारी इतने क्रूर होते थे, और अंग्रेज अधिकारी ही नहीं, जज वगैरह, वकील वगैरह इतना क्रूर होता था कि कितनों प्रूव कर दे भारतीय वकील कि सर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ सर, इस प्रकार से ये भारतीय निर्दोष है सर, ये अंग्रेज दोषी है सर, लेकिन फिर भी क्या किया जाता था कि भारतीयों को ही सजा दे दी जाती थी, है ना। रॉलेट एक्ट आगे पढ़ाएंगे तो रॉलेट एक्ट के बारे में आपको जानिएगा, महात्मा गांधी के बारे में जब बताएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से, तो इसी से 2 व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ। मुजफ्फरपुर बम कांड पढ़ा रहे हैं आप, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसी से 2 व्यक्तियों को बड़ा तकलीफ हुआ। किसको तकलीफ हुआ? तो ये तकलीफ हुआ अनुशीलन समिति को। अगर संगठन का बात करें तो अनुशीलन समिति, ये वही अनुशीलन समिति है दोस्तों जिसकी स्थापना 1907 में वारिंद्र कुमार घोष यानी अरविंद घोष के भाई और आपके वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था, जो विवेकानंद के भाई थे। इन लोगों ने किया था। ये क्रांतिकारी संगठन था और बड़ा ज़्यादा दुख हुआ, है ना, कि यार इस प्रकार से। और सबसे ज़्यादा क्रूर जो था वो मुजफ्फरपुर का आपका जज था, नाम था किंग्सफोर्ड,
है ना। जज का नाम क्या था? किंग्सफोर्ड। तो अनुशीलन समिति ने 2 लोगों को सिलेक्ट किया मुजफ्फरपुर बम कांड करने के लिए, और वो 2 लोग कौन थे दोस्तों? एक थे आपके खुदीराम बोस, आप यहाँ पर देख सकते हैं खुदीराम बोस का फोटो, है ना। एक थे आपके खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। आप प्रफुल्ल चाकी को यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, है ना। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक 2 अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों को इस काम के लिए छोड़ा गया कि आप जाइए और इस काम को कीजिए आप, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के काफिले पर क्या कर दिया? बम फेंक दिया। और जैसे ही बम फेंका तो किंग्सफोर्डवा तो बच गया, लेकिन उनके साथ जो सरकारी वकील थे, कैनेडी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, ये बेचारे मारे गए। ये निर्दोष थे यद्यपि, है ना, ये मारे गए। चूँकि ये लोग अंग्रेज था तो ये मारा गया, तो जाहिर सा बात है कि कार्रवाई होगा। और किंग्सफोर्डवा तो छोड़ेगा नहीं, तो पगला किया था कि साला बम फेंका है ना, हम ही को मारने के लिए फेंका था और हम बच गए, अगर इन लोग बच जाएगा तो फिर हमको मार देगा। इसलिए बहुत गहन जांच बैठी और गिरफ्तारियां हुई, और गिरफ्तारी करते 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 प्रफुल्ल चाकी इतना ज़्यादा चाक चौबंद व्यवस्था हुआ इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए दोस्तों, कि प्रफुल्ल चाकी को भय हो गया। भय किस बात का हुआ? बोला कि यार अगर अंग्रेज पकड़ेगा, मरना तो ऐसा हूँ है ना, क्रांतिकारी संगठन में है तो देश के लिए मरना ऐसा हूँ है ना, कि अगर अंग्रेज लोग पकड़ेगा तो अंग्रेज लोग पकड़ने के बाद बड़ी यातना देगा, है ना, ऐसे करेगा वैसे करेगा, थूक चटवाता था इन लोग, है ना, यातना देगा। इसको सोच के ही भय लगने लगा कि अंग्रेज लोग पकड़ के क्या करेगा रे बाप, है ना। इसलिए प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना, कि किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी के डर से, अंग्रेजों को दी जाने वाली यातनाओं के डर से आत्महत्या कर ली थी? तो प्रफुल्ल चाकी ने, है ना। बच गए खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो घटना हुई थी, ध्यान से देखिएगा आप, ये जो घटना हुई थी ये 1 अगस्त बोल रहे हैं यहाँ से, ये जो घटना हुई थी 30 अप्रैल 1908 को हुई थी, और 1 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया, है ना। जब खुदीराम बोस को फांसी दिया गया तो आइए थोड़ा सा हम खुदीराम बोस के बारे में भी जान लेते हैं। खुदीराम बोस के पर्सनल डिटेल्स के बारे में जानते हैं दोस्तों, कि किस प्रकार से खुदीराम बोस ने एक तरह से किया था। खुदीराम बोस के पर्सनल डिटेल्स के बारे में, इनके पिता का नाम त्रिलोकनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मीपति देवी था, है ना। पिता का नाम क्या था? त्रिलोकनाथ बोस, और माता का नाम लक्ष्मीपति देवी था। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर नामक इलाके में हुआ था। मिदनापुर आज भी फेमस है, मिदनापुर, है ना, हुआ था बंगाल क्षेत्र के, उस समय के बंगाल क्षेत्र के मिदनापुर इलाके में हुआ था, है ना। जब ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, आपको बताएं भारतीय इतिहास में जब इनको फांसी दी गई तो लगभग इनका उम्र 18 वर्ष का था। सोचिए 18 वर्ष की उम्र में फांसी, सोचिए, है ना। और आज हमारे देश के लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि आज़ादी भीमराव अम्बेडकर ने दिलवा दिया, आज़ादी महात्मा गांधी ने दिलवा दिया, आज़ादी ये सब कर दिया। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो भगत सिंह को गाली देते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो भगत सिंह को आतंकवादी कहते हैं दोस्तों। शर्मनाक बात है ये सब बात करने की इच्छा भी नहीं करती। भगत सिंह को आतंकवादी कहते हैं, बताइए, है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना का फ़ोटो टांग देते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलावे थी ओ बाबा, इसको भी पाकिस्तानी बना दीजिए आप, है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में। समझिएगा इस बात को कि मात्र 18 साल के उम्र में इस बच्चे को फांसी दे दी गई, और ये खुदीराम बोस दोस्तों भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में अपनी शहादत देने वाले क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं, है ना। क्या ज़िंदगी देखा इन्होंने, 18 साल की उम्र में फांसी दे दी। हंसते हंसते चढ़ गए कि लो धरती, लो भारत माता, तुम्हारे लिए कुर्बान है मेरा जान। अरे एक खुदीराम बोस मरेगा, 10 गो खुदीराम बोस जिंदा लेगा, ऐसा सोच था इनका, है ना। तो खुदीराम बोस से आपको याद रखना है ये चीज़, तो आपको बहुत अच्छा से इसको देखना है। दूसरा है दोस्तों वायसराय पर हमला। देखिए ये ज़्यादा कोई इशू वाला काम नहीं हुआ, है ना, कि जिस समय दिल्ली दरबार का गठन किया गया था, आप जानते हैं कि 1911 में दिल्ली दरबार का गठन किया गया था, और उसी के तहत आपका ये बंगाल विभाजन को भी समाप्त किया गया,
और यहाँ पर राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित की गई, है ना। तो उसी समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का काफिला जा रहा था और उस काफिले पर रास बिहारी बोस ने क्या कर दिया, रास बिहारी बोस, घोष नहीं बोस, है ना, रास बिहारी बोस ने क्या कर दिया, बम फेंक दिया। जब बम फेंका तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को कुछ नहीं हुआ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बच गया। तब अब तो ये समझ गए रास बिहारी बोस कि बप्पा ये जो है वो दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि वायसराय पर हमला किया था इन्होंने और इनकी खोज बड़ी अच्छे से चल रही थी। हालांकि लक इनका साथ दिया, ये सीधा भारत से निकले और टोक्यो भाग गए और यही बाद में दोस्तों टोक्यो चले गए। यही बाद में आज़ाद हिंद फौज नामक संगठन की स्थापना करेंगे रास बिहारी बोस ही, है ना। ये और कैप्टन मोहन सिंह वगैरह मिल के आज़ाद हिंद फौज नामक संगठन की स्थापना करेंगे। बाद में इसका अध्यक्ष बनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने किया था, है ना। 1943 में इसका अध्यक्ष बनाया गया था, किसको, सुभाष चंद्र बोस को, है ना। कैप्टन मोहन सिंह का ये दिमाग का उपज था, रास बिहारी बोस इसके संस्थापक थे, है ना। आपको ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद आइए बंगाल में जो काम कर रहा था HRA, हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन, बहुत अच्छा से इस पार्टी को पढ़ना है, इस क्रांतिकारी संगठन को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा गहरा क्वेश्चन पूछा जाता है। HRA का अर्थ होता है दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारतीय प्रजातांत्रिक संगठन, है ना। अब देखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो कुछ लोगों ने की थी और उन कुछ लोगों से बड़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्रांतिकारियों ने की थी। नंबर 1 राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल इसके संगठन संस्थापक वर्ग में थे। इनसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि इन्होंने ये लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, है ना। अंग्रेजवन को ऐसा ही बोलता था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हम बस अब अपने मौत अपना कफन बांध के निकले हैं, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, देखना है कि तुम में जोर कितना है कि मेरा प्राण ले लेता है कि नहीं, है ना। एकदम डट कर इन्होंने सामना किया। राम प्रसाद बिस्मिल संस्थापक वर्ग में थे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल। सचिंद्र नाथ सन्यासी या सचिंद्र नाथ सन्याल भी इनको बोला जाता है, ये भी संस्थापक वर्ग में शामिल थे HRA के। इनसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन को लिखा था। अब ये बंदी जीवन इतना इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसको क्या बताएं हम, है ना। बंदी जीवन को क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है दोस्तों, है ना। क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है बंदी जीवन को। सोचिए बाइबिल का मतलब समझ रहे हैं, ग्रंथ। जिस प्रकार से हिंदू श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ता है, भगवान की बातों को देखता है ना, एक तरह से पूजनीय होता है श्रीमद् भागवत गीता हम हिंदुओं के लिए। जिस प्रकार से मुस्लिम भाई कुरान पाक को पढ़ते हैं, पूजनीय होता है उनके लिए। जिस प्रकार से ईसाई बाइबिल को पढ़ते हैं वो पूजनीय होता है उनके लिए। उसी प्रकार से बंदी जीवन इतना ओजपूर्ण तरीके से लिखा गया था, बंदी जीवन, है ना, कि हर एक व्यक्ति को ये क्रांतिकारी रूप में भड़काता था, ये क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित करता था। क्या भारत माता के लिए जान दीजिए, भारत माता बेड़ियों में कसी हुई है, भारत माता पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, इस तरह से ओजपूर्ण भाषण टाइप का लिखा हुआ था ये, है ना। और बंदी जीवन, इसलिए बंदी जीवन को क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता था। कि क्रांतिकारियों का बाइबिल किसको कहा जाता है, बड़े अच्छा से याद रखना है। तो बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखा किसने, सचिंद्र नाथ सन्याल ने, या सचिंद्र नाथ सन्यासी, जो भी नाम इनका बोल लीजिए आप, है ना। अगले जो संस्थापक वर्ग में थे वो भगवती चरण बोहरा थे। देखिए भगवती चरण बोहरा से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकी पुस्तक को बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने पुस्तक ही लिखी थी बड़ा अजीब किस्म का। लिखा इन्होंने फिलोसफी ऑफ बम। अब फिलोसफी ऑफ बम क्या था मालूम है, कि उसमें फोटो के सहित दिया हुआ था कि बम कैसे बनाया जाता है, और सभी घरे घरे क्रांतिकारियों के घर में भिजवा दिया। अरे बाबू बाहर में जाके सीखने का कोई आवश्यकता नहीं है, पांडुरंग को भेजे तो बड़ी पैसा खर्चा हो गया। कल बताएं, कल के क्लास में हमने बताया महाराष्ट्र में कि पांडुरंग को अभिनव भारत की तरफ से भेजा गया था कि आप जाइए और बम बनाने की शिक्षा लेकर आइए। इन्होंने पुस्तक ही लिख दी बम बनाने पर कि किस प्रकार से आप अच्छे अच्छे बम बना सकते हैं। फिलोसफी ऑफ बम नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। कई बार पूछता है ना, भगवती चरण बोहरा ने जब अंग्रेज लोग के दिखा, बोला कि साला पगला है का रे, एकदम पगले हो गए, बड़ा एकदम पागले है कि गलत नहीं, फोटो वोटो पूरा बना के और एकदम दिखाया है कि बम कैसे बनाया जा सकता
है। ऐसे तो घरे घरे सब बम बना लेगा, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में घरे घरे सिक्का डाल देता था सब, है ना। अंग्रेज लोग को दिमाग खराब हो गया, बोला कि पहले पुस्तक को बंद करो, पहले बंद करो इस पुस्तक को, जो बेचेगा उस पर कार्रवाई करो, अगर नहीं बंद करेगा तो साला सब घरे घरे बम बना लेगा। ऐसे ही तो तलवार और लाठी से तो पार ही नहीं पा रहे, 2 लाठी मार देता है तो अंग्रेज को बुखार लग जाता है। इन लोग बम अगर बनाने लगा देसी बम, घी डाल के, देसी घी तब का हाल होगा, है ना। भगवती चरण बोहरा ही थे जिन्होंने फिलोसफी ऑफ बम नामक पुस्तक की रचना की थी दोस्तों, है ना। चित्र के साथ तकनीक बताया गया था कि किस प्रकार से बम बनाना चाहिए। और चौथे थे आपके अशफाकुल्लाह खान, है ना। ये प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए थे, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम शहीद मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे दोस्तों, तो प्रथम शहीद मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान। और आज लोग हमारे देश को हिंदू मुसलमान में बांटते हैं, ये मुसलमान हो रहे, ये हिंदू है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, हिंदू है, मारो, ये मुसलमान है। कुछ कुछ लोगों का सोच बताइए। मेरे ही दोस्त है, हैं, वो बोले कि अगर झगड़ा होगा तो हम हर मुसलमान को मारेंगे। काहे? जो गलती नहीं करेगा वो भी हम की, तो बचपन जो रहता है वो क्या गलती करता है, उसको क्या पता कि हिंदू और मुसलमान क्या होता है। बोला इसीलिए मारेंगे कि वो छोटा मुसलमान है। बताइए कितना ओछी सोच है इनकी, कितनी गंदी सोच है इनकी। छोटा है मुसलमान इसलिए मारतेगा, बताओ। यही सब चीज़ से दोस्तों, है ना, हम लोग तो लड़ते हैं, लेकिन बगल वाला जो पड़ोसी है हमारा, है ना, अपना बच्चा पाकिस्तान, है ना, वो मज़ा लेता है। हमको ये समझ में नहीं आता है, समझिए यार, है ना। ध्यान दीजिएगा कि अशफाकुल्लाह खान पहले ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए दोस्तों, जिन्होंने शहादत दी अपनी। सोचिए, अगर भगत सिंह जैसे व्यक्ति का शहादत हमको याद है तो अशफाकुल्लाह खान की शहादत को भी याद रखना होगा, है ना। याद रखना आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब चीज़, है ना। 5वें जो थे वो चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं है। पंडित जी लोग इनको कहते थे, है ना। आजीवन इन्होंने कसम खाई थी कि कभी भी हम अंग्रेज़ के हाथों नहीं मरेंगे। जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ लोग, है ना, इनके पीछे अंग्रेज सेनापति लगल था, नाम कौन सी था मालूम है ना, नॉट डाबर, बताइए, डाबर, नॉट डाबर नॉट डाबर। तो जब इनके पास एक ही गोली बची तो इन्होंने खुद से मार लिया। आप टेंशन ना लीजिए, प्रत्येक व्यक्तित्व के बारे में, ये पाठ्यक्रम का तरीका ही है हमारा कि प्रत्येक व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनल डिटेल्स के बारे में बहुत अच्छा से चर्चा की जाएगी, ताकि आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि देखिए, व्यक्तित्व से ही तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ कब गए, यहाँ कब गए, कहाँ पढ़ाई किया उन्होंने, कैसे किया, कहाँ से संबंधित थे, है ना। इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। देखिए, इस एचआरए के द्वारा जो पहला घटना को अंजाम दिया गया, एचआरए की स्थापना जो थी वो 1924 में हुई थी दोस्तों। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। एचआरए की स्थापना, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा कि एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना, तो कानपुर में 1924 में की गई थी। और 1925 में, चूँकि एचआरए एक क्रांतिकारी संगठन था, है ना, एचआरए एक क्रांतिकारी संगठन था, तो जाहिर सा बात है कि क्रांतिकारी आंदोलनों को बढ़ाने के लिए, उसको आगे गति देने के लिए इनके पास बम बारूद रहना आवश्यक है। एगो फिलोसफी ऑफ बम लिखे, उसको भी बैन कर दिया। और बम बनाने के लिए भी तो धन की आवश्यकता है ना, असला बारूद की आवश्यकता है। चलो बम बना लेगा, एक गनवा कहाँ से बनाएगा, गन तो विदेशी था, है ना, बंदूक तो विदेशी था, बंदूक कहाँ से बनाएगा, समझिए आप इस बात को, है ना। तो इसी परिस्थिति में हुआ क्या दोस्तों कि इन लोगों को पता चला, गुप्त सूचना से पता चला कि सहारनपुर से लखनऊ जा रहा है वो ट्रेन। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर है और लखनऊ, सहारनपुर से एगो ट्रेन जा रहा है लखनऊ के लिए, और उस ट्रेन में भरा हुआ है असला बारूद, धन, पैसा, सब कुछ भरा हुआ है अंग्रेजों का। इन लोग दिमाग लगाए कि काहे नहीं इसी ट्रेन को लूट लिया जाए, है ना। और इन लोगों ने काकोरी ट्रेन लूटकांड, काकोरी नामक स्थान पर यह ट्रेन लूटा गया था, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है काकोरी। 9 अगस्त 1925 को इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन दुर्भाग्य रहा दोस्तों कि इस घटना को अंजाम देने में बहुत सारे व्यक्ति शामिल थे, लेकिन 4 व्यक्ति पकड़े गए, अच्छा से लूट भी नहीं पाया। 4 व्यक्ति पकड़े गए और बेचारे चारों को फांसी दे दी गई। एक 5वें भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भाग निकलने में सक्षम रहे और वो निकल गए। लेकिन 4 व्यक्ति पड़े गए। इससे बड़ा अच्छा एगो ट्रिक बनता है
और यहाँ से याद रखने में आपको आसानी होगी कि काकोरी ट्रेन लूटकांड में कितने क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई? तो 4। कौन कौन से थे वो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन किसको फांसी नहीं पड़ा था काकोरी ट्रेन लूटकांड में? तो इसमें से कोई एगो दे देगा तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाएगा ये। देखिए आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, आमदनी 98 खर्चा रुपया, है ना। उसमें जॉनी लीवर की जो बीवी रहती है वो एगो शब्द बार बार कहती है, आरा रा आरा रा आरा रा बोलती है, आपने देखा होगा। बस उसी आरा रा से आपको ट्रिक बनाना है और यही आरा रा ये 4 व्यक्तियों का नाम होगा। देख लीजिए आप, आरा रा, ठीक है। आ से अशफाकुल्ला खान, इनको फांसी पड़ा, ये प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनको फांसी पड़ा। रा से राम प्रसाद बिस्मिल, रा से रोशन सिंह और रा से राजेंद्र लहेड़ी। ये चारों व्यक्ति थे। अशफाकुल्ला खान, आ से अशफाकुल्ला खान, रा से रोशन लहेड़ी, रा से रोशन लहेड़ी बोले राजेंद्र लहेड़ी, रा से रोशन सिंह, रा से राम प्रसाद बिस्मिल। ये चारों को फांसी पड़ गया दोस्तों काकोरी ट्रेन लूटकांड के एवज में, है ना। इन पर आरोप लगाया गया कि आप ही लोग ने लूटा, आप ही लोग ने क्षति पहुंचाई अंग्रेज सरकार की। इन लोग तो चाहता था कि साला कोई गलती से अगर धूल भी उड़ा के फोड़ दे हमारे मुंह पर तब भी हम फांसी दे दें इनको, है ना। और ये फांसी पड़ा इनको। आपसे कभी पूछ सकता है कि इस काकोरी ट्रेन लूटकांड के अध्यक्ष कौन थे? एक तरह से लीड किसने किया था इसको? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने लीड किया था। चंद्रशेखर आजाद भाग निकलने में सक्षम रहे, है ना। देखिए भाग निकलने में सक्षम रहे। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करने का कोशिश करें दोस्तों अपने छोटे भाई को, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक GS एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। शुभ रात्रि।